सुभाष चंद्र का गिरता स्वास्थ्य। सन 1936 के प्रारंभ में सुभाष को लगा कि अब वे काफी स्वस्थ हो चले हैं, इसलिए उन्होंने स्वदेश लौटने का निश्चय कर लिया। खास तौर पर वे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने को ललायित थे, जो कुछ ही महीनों बाद जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में होने वाला था। ब्रिटिश अधिकारियों को उनके कार्यक्रम का आभास मिला तो उन्होंने वियना स्थित ब्रिटिश वाणिज्यादूत की मार्फत उन्हें चेतावनी दी कि भारत लौटकर वे मुक्त विचरने की अपेक्षा न करें। इस चेतावनी के बावजूद सुभाष मार्च में मातृभूमि जाने वाली पोत पर सवार हो गए, लेकिन बंबई में भारत भूमि पर कदम रखते ही उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद उन्हें दार्जिलिंग के पास कार्शियांग ले जाकर बड़े भाई शरद के बंगले में नजरबंद कर दिया गया। इसका एक पूर्व दृष्टांत भी था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यहाँ घर के मालिक शरद चंद्र को भी नजरबंद रखा गया था। सरकार की विशेष अनुमति पर इस लेखक को, जो उन दिनों एक तरुण छात्र था, कार्शियांग में सुभाष चंद्र के साथ कुछ सप्ताह बिताने का सुयोग मिला था। इस दौरान उसने सुभाष चंद्र के व्यक्तित्व और चरित्र की सूक्ष्मतर विशेषताओं की निकट से अनुभव करने के साथ साथ कितने ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा विलक्षणताओं के प्रति उनके विचार जानने का सुयोग भी जुटा लिया था। लेखक पर यह स्पष्ट हो गया था कि सुभाष चंद्र अब अखिल भारतीय नेतृत्व के प्रवेश द्वार पर है। पिछले कारा जीवन की तरह इस बार भी सुभाष चंद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। साल के आखिर में उन्हें कलकत्ता लाकर पहरेबंद कैदी के रूप में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। बार बार आ दबोचने वाली व्याधियों के निदान के लिए उनकी तरह तरह की डॉक्टरी जांच की गई। राजनीतिक सरगर्मियों में हिस्सा न लेने पाने के कारण वे इंतहा बेचैनी महसूस कर रहे थे, जबकि 1935 के नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सिलसिले में और नतीजे में जबरदस्त तब्दीलियां लाई जाने वाली थी। उनकी अनुपस्थिति में बंगाल कांग्रेस का नेतृत्व और पार्टी की तरफ से चुनाव अभियान का जिम्मा उनके बड़े भाई शरद चंद्र को सौंप दिया गया था, जो साल भर पहले ही जेल से छूटे थे। सुभाष चंद्र के दंडात्मक उपचार के देश भर में व्यापक भर्त्सना हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार को चुनौती दी कि वह सुभाष पर लगाए गए आरोपों को अदालत में सिद्ध करके दिखाए। मई में उनकी रिहाई को लेकर देश भर में हड़ताल भी की गई, लेकिन पराई सरकार पर इस सब का कोई असर न हुआ। इसके करीब एक वर्ष बाद मार्च 1937 में उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बिना शर्त रिहा कर दिया गया। रिहाई के तुरंत बाद सुभाष के आजीवन मित्र दिलीप कुमार राय ने उनसे मिलने के बाद बताया, आंखों के इर्द गिर्द स्याह दायरों के बावजूद उसमें अपूर्व निखार था। 8 वर्ष पहले उसकी आंखों से ऐसी दीप्ति नहीं फूटती थी। रिहाई के बाद कलकत्ता में सुभाष का भव्य स्वागत किया गया, लेकिन वे स्वस्थ कतई नहीं थे। इसलिए कुछ दिनों के भीतर ही उन्होंने इंग्लैंड के अपने छात्र जीवन के परिचित डॉक्टर धर्मवीर और उनकी श्रीमती के पास डलहौजी जाने का फैसला किया। डलहौजी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध आरोग्य स्थल था। धर्मवीर दंपति इस बीच उनके घनिष्ठ मित्र बन गए थे और सेवा परिचार्य द्वारा उन्होंने सुभाष को पुनः स्वस्थ बनाने की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। इस बीच आम चुनाव हो गए थे और ब्रिटिश भारत के 11 में से 6 प्रांतों में कांग्रेस संपूर्ण बहुमत से विजयी रही थी। बंगाल और असम जैसे प्रांतों के विधानमंडलों में वह सबसे ज्यादा निर्वाचित सदस्यों वाली पार्टी रही। बंगाल असेंबली में सुभाष के बड़े भाई शरद कांग्रेस पार्टी के नेता चुने गए। बोस बंधु सांप्रदायिक मुस्लिम लीग को अलग थलग करने के लिए ए.के. फजलुल हक के नेतृत्व वाली किसान प्रजा पार्टी से संधि करके संयुक्त सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान मिलीजुली सरकारें बनाने के पक्ष में नहीं थी। इसलिए बोस बंधुओं की योजना धरी की धरी रह गई।
सन 1937 के अंत में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद हर तरफ यह खुसर फुसर होने लगी कि 1938 के प्रारंभ में हरिपुरा गुजरात में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र को पार्टी का अगला अध्यक्ष चुना जाएगा। सुभाष ने इस बीच यूरोप का अल्पकालिक भ्रमण करने का फैसला किया, जिसकी एक वजह तो थी स्वास्थ्य लाभ और दूसरी यह कि कांग्रेस अध्यक्ष का गुरु गंभीर पद संभालने से पहले वे यूरोप की स्थिति का विशेष जायजा लेना चाहते थे। पहले वे ऑस्ट्रिया गए और आराम व बदलाव के लिए अपनी पसंदीदा सैरगाह बॉडिगस्टान में रुके। यही करीब 10 दिनों में उन्होंने अपनी अधूरी आत्मकथा इन इंडियन पिलग्रिम एक भारतीय तीर्थयात्री लिखी। यह एक ब्रिटिश प्रकाशन संस्था से हुए उनके अनुबंध की आशंकी पूर्ति थी। उन्होंने 10 अध्याय लिखे, जिनमें 1921 में इंग्लैंड में रहते हुए आईसीएस से उनके त्यागपत्र तक के जीवन का वर्णन था। दुर्भाग्यवश इसके तत्काल बाद जिस तरह का सनसनीखेज सार्वजनिक जीवन उन्हें अपनाना पड़ा, उसके दबाव और तनाव में फंसकर अपनी आत्मकथा वे कभी पूरी नहीं कर सके। स्वदेश लौटने से पहले जनवरी 1938 में वे लंदन भी गए। वहीं उन्हें औपचारिक रूप से अपने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने की खबर मिली। फिर भी इंग्लैंड में उन्होंने बड़ी साफ गोई से कहा कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में भारतीय जनता अनिवार्यता अपनी शक्ति पर निर्भर करेगी, न कि इस देश की तथाकथित भारत मित्रों की कृपालुता पर। आयरिश फ्री स्टेट की ओर से ब्रिटेन से बड़ी नाजुक किस्म की संधि वार्ता का संचालन कर रहे एमडी वेलरा से उनकी 2 मुलाकातें विशेष महत्वपूर्ण थी। इसी दौरान सुभाष से इंटरव्यू करने के बाद मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, बोस से पहली बार मिलने वाले अंग्रेज उनकी मृदु सौम्य शिष्टता तथा भारतीय मामलों की चर्चा के दौरान झलकती उनकी निश्चय आत्मकथा से समान रूप से प्रभावित हुए हैं। लंदन में ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के रजनी पामदत्त से एक साक्षात्कार में सुभाष चंद्र ने राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका की बड़ी स्पष्ट व्याख्या की थी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन के अगले चरण में जन चेतना तेज रफ्तार से और ज्यादा बढ़ेगी और तब कांग्रेस का काम होगा कि वह पार्टी संगठन को विस्तृत साम्राज्यवादी मोर्चे के विरुद्ध जमाकर जनशक्ति को लामबंद करे और उसका सही मार्गदर्शन करे। उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रीय कांग्रेस के जनाधार की और व्यापक बनाने की हिमायती हैं। एक सर्वपक्षीय राष्ट्रीय मोर्चे के रूप में जो श्रमिक एवं कृषक संघों का सामूहिक संघ हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम भारत को स्वाधीन बनाना चाहते हैं और स्वाधीनता के बाद समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने अपना यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण दोहराया कि साम्राज्यवाद से लोहा लेने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को व्यापकतम आधार पर संगठित होना होगा और अपना लक्ष्य उसे द्विमुखी रखना चाहिए। राजनीतिक स्वतंत्रता संघर्ष में विजयी और फिर समाजवादी तंत्र की स्थापना। जनवरी 1938 के अंतिम सप्ताह में सुभाष भारत लौटे। कलकत्ता में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने से बंगाल का राजनीतिक तेवर और वातावरण बदल गया था और इस समस्याबद्ध प्रांत के राष्ट्रवादी अभिमत और उसके प्रत्येक गुट को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला था। 1922 की गया कांग्रेस से देशबंधु चित्तरंजन दास के निर्वाचन के बाद बंगाल से कांग्रेस को कोई अध्यक्ष नहीं चुना गया था। आसन्न हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के 51वें वार्षिक अधिवेशन था। ग्रामांचलों में वार्षिक अधिवेशन आयोजित करने की नीति अपने आप में महत्वपूर्ण थी। इससे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारत के निर्धन और उपेक्षित जनसाधारण के रूबरू करने का अवसर जुटता था। सुभाष चंद्र के समक्ष महत् कार्य था अधिवेशन के अध्यक्ष भाषण की तैयारी। इसे लिख तो वे आखिरी घड़ियों में ही सके, मगर बड़ी निपुणता से और एक ही मसूदे में।
एलिगन रोड वाले पुश्तैनी घर के अपने शयन कक्ष में बैठकर वे पृष्ठ पर पृष्ठ भरते चले गए। फिर सारे पृष्ठ समेट एक हरकारा पास ही वुडबर्न पार्क स्थित उनके भाई के घर दौड़ा गया। वहां भैया शरद के सचिवों ने भाषण की टंकित प्रति तैयार की, जो वहीं से छापे खाने को भेज दी गई। माँ और अन्य परिजनों सहित निर्वाचित अध्यक्ष के हरिपुरा रवाना होने तक भाषण की छपाई पूरी नहीं हुई थी। मुद्रित भाषण अगले दिन भेजा गया और कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उसे समय पर बांट दिया गया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।